हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान की इतिहास संस्कृति में रणथंभौर के चौहानों को आज हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने मारवाड़ का के राजवंशों का इतिहास पढ़ लिया है, जिसमें राठौड़ राजवंश, बीकानेर के राठौड़ों का, ढूंढाड़ के कछवाओं का, मेवाड़ के गुहिलों तो सुसोदिया राजवंश कर लिए हैं। तो अजमेर और शाकंभरी के चौहान राजवंश के बाद में दूसरा जो चौहानों का इंपॉर्टेंट राजवंश है वो है रणथंभौर का चौहान राजवंश। 1192 में तराइन के युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर लिया, तो उसके बाद उसका पुत्र गोविंदराज सत्ता में बैठता, लेकिन उसका पृथ्वीराज का भाई हर्राज उसको जो है सत्ता से हटा देता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार, खास करके तबकात नासिरी के लेखक मिनासु सिराज, ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी ये मानते हैं कि कुछ समय तक चौहानों ने शासन किया था अजमेर पर। हर्राज को बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, पहला सुल्तान माना जाता है, उसने सत्ता से हटाया और अजमेर शाकंभरी को पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहरहाल, जिस गोविंदराज को पृथ्वीराज का भाई भगा देता है वो रणथंभौर में तकरीबन 1194-95 में आके चौहान राजवंश की स्थापना करता है। अब रणथंभौर के इतिहास को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है, युद्ध वॉर स्लेव कहा जाता है, युद्ध के गुलाम हैं जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और वहीं से उन्होंने दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को सुल्तानों ने मिलाने की कोशिश की। उसमें रणथंभौर उनके दक्षिण पश्चिम में जाने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट इम्प्रेग्नेबल फोर्ट माना गया है, जिसका इन्वेस्टमेंट यानी इसको जीतना हमेशा दिल्ली सुल्तानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य रहा था। बहरहाल, उसी बैकड्रॉप में हमें समझना है कि जैसे एक के बाद एक दिल्ली के सुल्तान आते गए, वैसे उनकी उस समय के राजपूत राज्यों की प्रतिनीति कैसे परिवर्तित होती गई। पहला संस्थापक, पहला राजा रणथंभौर के चौहान वंश का गोविंदराज। सांबर के पास में एक अभिलेख मिलता है, जिसे मंगलाना का अभिलेख कहा जाता है। वो अभिलेख ये कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक रणथंभौर के जो शासक थे वो दिल्ली सुल्तानों के अधीन कार्य कर रहे थे, यानी गोविंदराज का शासन भी था, वो मातहत था दिल्ली के सुल्तानों का। लेकिन 1215 के बाद में ऐसा नहीं हुआ। गोविंदराज का उत्तराधिकारी बल्हण देव या बल्हण देव जिसे कहा जाता है, वो सत्ता में आता है और वो सल्तनत की गुलामी को उतार फेंकता है और अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित करता है। अब 1206 से 1210 तक दिल्ली के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। उसके बाद में 1210 में जो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत आता है, इसका नाम था इल्तुतमिश, वो सत्ता में आता है। इल्तुतमिश रणथंभौर पर आक्रमण करता है। सल्तनत के इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर किले पर विजय प्राप्त की। बल्हण देव के बाद में अगला जो शासक सुनने को मिलता है उसका नाम है प्रहलाद देव। प्रहलाद देव के बारे में अधिकतर इतिहास के जो स्रोत हैं वही बताते हैं कि उसको राजकार्य में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो हमेशा आमोद प्रमोद, शिकार, मनोरंजन में ही खोया रहता था। प्रहलाद की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र वीर नारायण व प्रहलाद के भाई वाघभट्ट में सत्ता को लेकर संघर्ष प्रारंभ होता है। 1226 में वीर नारायण को धोखे से जहर देके दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मरवा डालता है और उसके बाद रणथंभौर में जो सत्ता में आता है उस व्यक्ति का नाम है वाघभट्ट। वाघभट्ट एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करता है, रणथंभौर को पुनः अपने अधीन ले लेता है और दिल्ली के सुल्तानों से स्वतंत्र होकर शासन करता है। उसके बारे में मिनासु सिराज ने तबकात नासिरी में लिखा है कि वो उत्तर भारत के प्रमुख राजाओं में से एक बन गया था। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक के बाद छोटे छोटे शासक आते हैं, लेकिन वास्तविक उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान उनकी पुत्री बनती है। 1236 में रणथंभौर को विजित करने के लिए रजिया अपने सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन को भेजती है, लेकिन वो असफल रहता है। वाघभट्ट ने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। उसने बाहर देव का मंदिर बनवाया। इसके अलावा झाइन में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ। 1246 से 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद का शासन रहता है दिल्ली के सुल्तान के रूप में, लेकिन उसके समय में वास्तविक सत्ता उसके गुलाम बलबन के हाथ में रहती है, जो कालांतर में जाके शासक बनता है। तो बलबन ने उलुग खां के नाम से रणथंभौर पर आक्रमण किया। वर्ष था 1248, लेकिन उसका आक्रमण भी असफल रहा। उसने आसपास के क्षेत्रों को तो जीता, लेकिन रणथंभौर को विजित नहीं कर पाया। तो वाघभट्ट एक ऐसा शासक था जिसके बारे में फारसी इतिहासकार भी कहते हैं उसने राय की उपाधि धारण की थी, और सिराज अपनी तबकात नासिरी में कहता है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राय था। 1248-49 के आसपास वाघभट्ट की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जैत सिंह आता है, और जैत सिंह के 3 पुत्र थे। इन 3 पुत्रों में एक पुत्र था हमीर,
और हमीर को उसने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी स्वेच्छापूर्वक घोषित किया। 1282 से 1301 तक का शासनकाल, लगभग 22-23 वर्ष का शासनकाल हमीर देव का रहा। हमीर देव रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे बड़ा शासक माना गया है। इसकी जानकारी हमें कई किताबों से मिलती है, कई टेक्स्ट से मिलती है, जिसमें प्रमुख है उसके जैन राइटर, उसके दरबार में जो जैन राइटर है नयन चंद सूरी, जिन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा। अमृत कलश नाम के लेखक ने हमीर प्रबंध नाम का ग्रंथ लिखा। चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा। सारंगधर ने हमीर रासो लिखा। एक 18वीं सदी का नीमराना का एक और लेखक है जिसका नाम है जोधराज, उसने भी हमीर रासो लिखा। इसके अलावा हमीर आयन नाम की पुस्तक है, वो भी इसी के समय में मिलती है। तो ऐसे कई ग्रंथ हैं जो हमीर के समय में जानकारी देते हैं। ये तो वो ग्रंथ हैं जो प्योरली हमीर के ऊपर लिखे गए। इसके अलावा उस समय के जितने भी दिल्ली सल्तनत के कालीन के जितने ग्रंथ हैं वो भी हमीर के बारे में उल्लेख करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है जो हसन निज़ामी है जिन्होंने ताजुल मासिर लिखा, मिनहास सिराज ने तबकात नासिरी लिखा, फुतूह सलाती नाम का ग्रंथ इसामी ने लिखा। इसके अलावा बरनी के और अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं, उनमें भी हमीर की वीरता, उसकी शौर्यता का वर्णन मिलता है। हमीर का दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष होने से पहले उसने आसपास के क्षेत्रों को जीता। इसमें मेवाड़ है, आबू है, धार है, मालवा का क्षेत्र है, मंडोर है, पुष्कर है, कांटला, मारोट, चांपा, इन क्षेत्रों को जीतने के बाद हमीर ने अपने आप को दिग्विजय की नीति का अनुसरण करता बताया और कोटिशय यज्ञ जो है वो संपादित करवाया। और ये संपादन करने का कार्य उनके जो चीफ पुरोहित है, जो मुख्य पुरोहित है विश्वरूप, उन्होंने वो कार्य किया। बलवन अभिलेख है वो ये कहता है कि हमीर ने मालवा के शासक अर्जुन को पराजित किया। हमीर के बारे में हमीर महाकाव्य कहता है कि उसने 17 लड़ाइयां लड़ी जिसमें 16 में वो विजयी घोषित हुआ। हमीर देव का जो पहली लड़ाई है वो मांडलगढ़ के खिलाफ थी और अंतिम लड़ाई जो थी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। बलबन की मृत्यु होने के बाद में 1266 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में कैकुबाद, कै खुसरो, कैमूर्स नाम के शासक सत्ता में आए जो गुलाम वंश के आखिरी शासक थे, लेकिन उनमें किसी में भी दम नहीं था। 1290 में खलजियों का शासन प्रारंभ होता है दिल्ली सुल्तानों में। 1290 से 96 तक सबसे वृहद दिल्ली का सुल्तान रहा जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय खिलजी क्रांति आ जाती है। खिलजियों की सेना में नए नए तबके शामिल होते हैं जिसमें मंगोल भी थे। तो उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई जिसका चरम शिखर आपको देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में। बहरहाल जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर कई आक्रमण किए। ऐसा माना जाता है कि 3 उसके समय के बड़े आक्रमण हुए जो 1291 और 92 के बीच हुए। तीनों आक्रमणों को असफल कर दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो काफी मुस्लिम परस्त था। जब वो जीत नहीं पाया रणथंभौर को तो उसने खींच के कहा कि ऐसे 9 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा उसकी हत्या करके सत्ता में आता है। पहले उसका नाम अल्तमश था और बाद में उसका नाम पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने आप को एक नया सिकंदर सानी सेकंड अलेक्जेंडर का टाइटल लेता है और वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और वो एक साम्राज्यवादी दिल्ली सुल्तान के रूप में उभरता है। तो सबसे पहले उसके आक्रमण होते हैं रणथंभौर के ऊपर। 1296 से लेके 1301 के मध्य वो बार बार रणथंभौर को सीज करने का प्रयास करता है। 1299 में उसने बयाना के सूबेदार नुसरत खां को और कड़ा के सूबेदार उलुग खां को रणथंभौर जीतने के लिए भेजा। दोनों वहां जाते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन नुसरत खां को तीर लग जाता है और वो वहीं नौलख के गेट के पास में गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस युद्ध में हमीर का जो बड़ा सेनापति है भीम सिंह वो भी काम में आ जाता है। रणथंभौर के दुर्ग के पास एक और दुर्ग है झाइन का दुर्ग कहा जाता है। इसे माना जाता है कि रणथंभौर दुर्ग को जीतने की कुंजी है, चाबी है वो। तो झाइन दुर्ग पर उलुग खान जो है वो धोखे से कब्जा कर लेता है। यहाँ पर हमीर देव का जो प्रतिनिधि है गुरुदास, उसका कब्जा था, उसको उलुग खान मार देता है। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी को ये लग जाता है कि उसके गवर्नरों से कुछ नहीं हो रहा है तो वह स्वयं जो है रणथंभौर जीतने के लिए कूच करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि रणथंभौर को जीतने की उत्कंठा अलाउद्दीन खिलजी में ज्यादा क्यों थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उस समय कुछ मंगोल भगोड़े जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में थे। लूटपाट के मामले को लेकर जब वो वहां से भागते हैं तो हमीर के दरबार में शरण लेते हैं और हमीर जो है वो राजपूती परंपरा का निर्वाह करते हुए शरणागत को जो है अभय दान देते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद, मांगने के बावजूद भी दिल्ली दरबार को मंगोल नहीं सौंपे जाते और हमीर उस समय अपने हट के लिए प्रख्यात हुए। उनके लिए एक प्रसिद्ध दोहा भी था, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार।
यानी कुछ चीजें जीवन में केवल एक ही बार होती है, उन्हीं में से एक हमीर का हट है। वो जिस इंटीग्रिटी के साथ में उसने अपना जो है बात रख दी है, तो वो उससे जो है बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगा। तो एक बार शरणागत को अभयदान देने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी हमीर ने उनकी रक्षा की, और इसी का जो परिणाम है उसे युद्ध की रूप में देखना पड़ता है। तो ये तो बात है राजस्थान के इतिहासकार कहते हैं। जो अन्य इतिहासकार हैं जिन्होंने खिलजियों पे काम किया, के.एस. लाल है जो खिलजी हिस्ट्री के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि गुजरात आक्रमण में जब दिल्ली के सुल्तानों को जाना पड़ा तो सबसे पहला जो फोर्ट इस दौरान आता है वो रणथंभौर का फोर्ट था। तो दिल्ली के सुल्तानों की साम्राज्यवादी नीति में सबसे पहला जो रोड़ा जो था, जो उनके दक्षिण पश्चिम में था, वो रणथंभौर का फोर्ट था, इसलिए उसे जीतना बहुत जरूरी था। रणथंभौर के फोर्ट पर कब्जा करने के बाद में दिल्ली के सुल्तानों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी जो थी, स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज थी, वो भी उनको काफी मिलने वाली थी। तो यही कारण था कि युद्ध तो होना ही था। तो 1301 में घेरा डाल दिया गया। अब ऐसा बताया जाता है, रीमा आहूजा अपनी किताब में लिखती हैं कि जब घेरा लंबा हो गया, बिसीज्ड कर दिया इसको, रणथंभौर के फोर्ट को इन्वेस्ट करने के लिए, उसको जीतने के लिए, विजित करने के लिए कई प्रपंच किए गए। उस समय के जितने भी वॉर टैक्टिक्स है उन सबको अपनाना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका। घेरा जब 1 साल से लंबा होने चला था, वैसे अंदर जो लोग रह रहे थे, जो युद्ध के अलावा अन्य कार्य भी कर रहे थे, रसद आपूर्ति इत्यादि, खेती का काम भी हो रहा था, तो वैसे में क्या किया जाए कि जिससे वहां के अंदर जो लोग हैं वो लंबे समय तक इसको रोक नहीं पाए। तो ऐसा माना जाता है कई गायें कटवाई गई, उनका खून जो है नदी के पानी में मिलाया गया, अनाज को जलाने के प्रयास किए गए। ऐसे हजार प्रयास करने के बावजूद भी रणथंभौर जो है उसका पतन नहीं हो रहा था। ऐसे में रणमल और रतिपाल, जो कि हमीर के किसी समय में सेनापति होते थे, एक मंत्री था, उन्होंने जो है पैसे के एवज में एक लिखित करार किया अलाउद्दीन खिलजी के साथ कि जीतने के बाद में फोर्ट उन्हें दिया जाएगा और उन्हें कुछ मात्रा में धन इत्यादि मिलेगा, और वो धोखा कर देते। रणमल और रतिपाल की सहायता से ही इस दुर्ग को जीता जाता है। जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और लगभग पतन सुनिश्चित हो गया था, उस समय रणथंभौर के दुर्ग में पहला साका होता है 1301 में। साका का अर्थ है कि जो कंबाइंड सेल्फ एमोलेशन जिसे कहा जाता है, महिलाएं जो है वो एक साथ जो है मिलके सुसाइड कर लेती है, जिसमें आग में कूद के, जल में कूद के अलग अलग प्रकार के जोहर किए जाते हैं। तो महिलाओं द्वारा जोहर परफॉर्म किया जाता है। जो हमीर है, उनकी जो रानी है जिनका नाम रंगदे था, उन्होंने जल समाधि ली, यानी उन्होंने जल में उन्होंने जोहर किया। उनके साथ में एक और देवलदे जो थी, जो उनकी पुत्री थी, उन्होंने भी जल समाधि ली। पद्मला नाम का एक तालाब था जो रणथंभौर के दुर्ग में ही बनाया गया था हमीर के द्वारा, उसी में कई महिलाओं ने कूद के अपने प्राणोत्सर्ग किए। कई आग के कुंड में कूदी, उन्होंने जोहर किया। जो पुरुष थे उन्होंने जो डॉन्ड विद केसरिया टर्बन करके, और वो जो है वो कूद पड़ते हैं और जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इसे रणथंभौर का राजपूताने के प्रथम प्रमुख साके के रूप में माना जाता है। अब जो उस समय के जो ग्रंथ हैं, खास करके हमीर महाकाव्य, वो कहता है कि अंतिम समय में हमीर जो है 9 लोगों के साथ लड़ रहा था, जिसमें 4 तो वो लोग जो थे मंगोल जो भगोड़े थे, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। उसका भाई विक्रम, गंगाधर टाक, क्षेत्र सिंह परमार, मोहम्मद शाह, खेबरू इत्यादि, और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं। अमीर की मृत्यु रणथंभौर के पतन के साथ ही रणथंभौर के चौहान वंश की समाप्ति हो जाती है। रणथंभौर के पतन पर अलाउद्दीन खिलजी के चीफ पोएट अमीर खुसरो ने कहा है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का मतलब है ऐसे लोग जो इस्लाम को नहीं मानने वाले, तो यानी हिंदुओं के गढ़ का पतन हो गया और वहां पे अब इस्लाम काबिज हो गया। तो इस तरह 16 युद्धों का विजेता 17वें युद्ध में अपनी लीला समाप्त कर लेता है। रणथंभौर के हमीर का जो व्यक्तित्व है वो उनकी पॉलिटिकल फिगर के अलावा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कोटियन यज्ञ करवाए, उनके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था विजयादित्य, स्वयं संगीत के जानकार थे। उन्होंने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्रृंगार हार। पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने एक तालाब बनाया, इसको पद्मला तालाब कहा जाता है। रणथंभौर में ही एक 3 मंजिला जो है गोल्डन इमारत बनाई, जिसे पुष्यक कहा जाता है। बूंदी जिले में इंद्रगढ़ तहसील में कमलेश्वर नामक जगह पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस कमलेश्वर शिव मंदिर के पास में एक तालाब है और वहां पर एक अभिलेख मिलता है जिसमें हमीर और उनके पिता जैत सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो ये थी वो तमाम बातें जो रणथंभौर के चौहानों के इतिहास के संबंध में हमें जाननी चाहिए।